अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर आतिफ और आज हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ HIV एड्स के हवाले से। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि HIV का आगाज़ कंसाशा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से हुआ था और इट वाज 1920 के अवाइल में हुआ था। लेकिन जो पहला कंफर्म्ड केस सामने आया था वो उस बंदे की डेथ से 4 साल के बाद सामने उसके ब्लड सैंपल से कंफर्म हुआ एंड द ईयर वाज 1959। पाकिस्तान में जो पहला केस आया था वो 1978 में एक माइग्रेंट वर्कर थे जो गल्फ़ से आना जाना करते थे, लाहौर से बिलोंग करते थे। सबसे पहला उनमें डायग्नोज हुआ और इट वाज द ईयर वाज 1987। HIV है क्या? जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस रेट्रो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसी वजह से जो दवाएं इस वायरस को ख़त्म करने के लिए या इससे फाइट करने के लिए दी जाती हैं उनका नाम है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। बेसिकली ये वायरस जो रिट्रोवायरस ये उसका सब ग्रुप है और जो इसकी स्पीशी है वो लेंटी वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है, ये हमारे जिस्म में जो दिफाई निज़ाम है, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्यूनिटी सिस्टम दिया हुआ है, ये उसको आहिस्ता 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 वीक करना शुरू करता है और एक्सपोजर या इन्फेक्शन होने के 8 से 10 साल में वो उसको इतना वीक कर देता है कि हवा में मौजूद इन्फेक्शंस यानी जो बीमारियां मौजूद हैं वो लगना शुरू होती हैं और इस कंडीशन को हम एड्स कहते हैं। उर्फ़ आम में, बल्कि गलतुल आम में एक मिसनोमर है कि जब भी HIV का लफ्ज़ यूज़ होता है तो साथ ही एड्स का नाम भी लिया जाता है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। HIV इन्फेक्शन का नाम है और एड्स उसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है जो 8 से 10 साल के बाद, इन्फेक्शन के 8 से 10 साल के बाद होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि HIV कैसे ट्रांसमिट होता है। जब भी कभी हम HIV एड्स के बारे में सुनते हैं या बात करते हैं तो जो पहला ख्याल हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि कोई ऐसी इमोरल एक्टिविटी है या वो बंदा किसी ऐसी इमोरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि उसे HIV एड्स हुआ है। तो आइडियली HIV एड्स 3 तरीक़ों से ट्रांसमिट होता है। पहला तरीका बिल्कुल सही है कि अनसेफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से होता है। ओरल की वजह से चांसेस कम होते हैं, लेकिन एनल और विजाइनल रूट से यस पॉसिबिलिटी है। दूसरी वजह बॉडी फ्लूइड्स, स्पेशली ब्लड। अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई है या ब्लड रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या वो चीज़ जिस पर ब्लड लगा होता है, भले वो सिरिंजेस हैं, भले वो आलात जर्राही हैं, भले वो शेव करने के लिए ब्लेड हैं, भले वो डेंटल प्रोसीजर्स के दौरान कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, भले वो कान नाक जो पियर्सिंग करवा रहे होते हैं, कान छिदवाना या नाक छिदवाना, अगर उससे पहले वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन पे इस्तेमाल हुए हैं तो चांसेस हैं। तीसरा तरीक़ेकार है वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि माँ से बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान, ज़चकी के दौरान और दूध पिलाने के दौरान ट्रांसमिशन होने के चांसेस हैं। अब जैसे पहले जिक्र कर रहे थे कि इस डिज़ीज़ के साथ स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो हमें ये बताना पड़ता है कि HIV एड्स हाथ मिलाने से, गले मिलने से, साथ बैठने से, सेम वॉशरूम यूज़ करने से, सेम चीज़ें इस्तेमाल करने से, कपड़े एक्सचेंज कर लेने से, झूठे बर्तन में खाना खा लेने से ट्रांसमिट नहीं होता। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं HIV एड्स के बारे में। HIV वायरस जिस तरह से मैंने नाम बताया, बाकी वायरसेस की तरह इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। आउटर साइड पर एक लिपिड मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उसके अंदर छोटा सा लिपिड मैट्रिक्स बना हुआ होता है, साथ उसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। बाहर कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती हैं, जिनमें मेनली GP120 और GP41 इन्वॉल्व होता है। इसके बाद अंदर जहाँ न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है उसके बाहर सराउंडिंग में न्यूक्लियर कैप्सिड मौजूद होता है और उसके अंदर न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स मौजूद होते हैं। प्रॉपर क्रोमोसोम्स या DNAs क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 4 हैं। सबसे पहले जो इसकी आउटर बाइंडिंग साइट्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई हैं, GP120 एंड 41। उसके बाद इसमें 3 तरह के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। पहला प्रोटीएज, दूसरा इंटीग्रेज और तीसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैं इसको रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता हूँ। पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा इंटीग्रेज और तीसरा प्रोटीएज। ये एंजाइम्स और आउटर साइड इस वक्त वायरस को समझने के लिए या याद रखने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सपोजर। जब ये वायरस एक्सपोजर, जैसे मैं आपको पहले टाइप बता चुका हूँ कि 3 तरह के एक्सपोजर है। जैसे ही हमारे जिस्म में एक्सपोजर होता है तो ये वायरस हमारे जिस्म में करता क्या है, जाकर क्या करता है।
इसको समझने के लिए कुछ लेमैन अंदाज में मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि जब अल्लाह ताला ने हमें बनाया तो अल्लाह ताला ने हमें पूरी तरह कंप्लीट बनाया, और हमारे जिस्म में जो खुलिये मौजूद हैं, और हर खुलिये यानी सेल के ऊपर, हर इंसान के सेल पर डिफरेंट स्टिकर लगा हुआ है दूसरे की निस्बत। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब मैंने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और कंप्लीट बनाया, तो हमारे जिस्म में डिफेंस सिस्टम भी मौजूद था, जिसे हम इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी भी कहते हैं। इम्यूनिटी की में जो सेल सबसे ज़्यादा काम करते हैं उन्हें WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। और उन वाइट ब्लड सेल्स में से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो जिस्म में घूमते रहते हैं, और वो हर सेल के एंटीजन, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये उसे देखते रहते हैं। अगर कोई डिफरेंट एंटीजन का सेल उन्हें मिलता है तो वो सेल को इनगल्फ करते हैं, यानी वो खुद में अंदर दाखिल कर लेते हैं, और उसके बाद जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाली साइट्स हैं, जैसे लिवर है, लिम्फ नोड्स है, थाइमस है, बोन्स है, वहाँ लेकर जाते हैं और उस सेल के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और इस अमल में 14 से 15 दिन लगते हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, और उस एंटीबॉडी उस सेल को जाके मार देती है। और इसी तरीक़ेकार पर हमारी वैक्सीनेशंस काम करती हैं। पोलियो की वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन, वो इसी तरीक़ेकार पे काम करती हैं। इस तरीक़ेकार के दो एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन हुआ और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई और उन्हें जाकर उसे मार दिया, किल कर दिया, तो एट द सेम टाइम जो एंटीबॉडीज़ उस स्पेसिफिक चीज़ के ख़िलाफ़ बनी है उसकी एक फ़ोटोकॉपी या उनकी रिमाइंडर उनके पास मौजूद होता है कि अगली दफ़ा जब ये इन्फेक्शन आएगा तो वो इमीडिएटली आएंगे और आकर उसे ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा कि वैक्सीनेशन इसी पर्पस से बनी है। तो पोलियो की या ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीनेशन होती है उसमें लाइव अटेन्यूएटेड वायरस मौजूद होता है या बैक्टीरिया मौजूद होता है, और जब हमारे जिस्म में दाखिल किया जाता है इंजेक्शन के ज़रिए या ड्रॉप्स के ज़रिए, तो हमारा जिस्म अज्यूम करता है कि रियल वायरस आ गया, हालांकि उसमें बीमारी फैलाने की सलाहियत नहीं होती, लेकिन वो अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेता है। कल को जब रियल वायरस सामने आता है तो ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं और वो फ़ौरन उसके खिलाफ काम करती हैं। लेकिन HIV के केस में क्या होता है, जैसे ही HIV का वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो वही सेल्स जो मैंने आपको कहा WBCs में से कुछ सेल, जिसमें ख़ास तौर पर CD4 और CD8 सेल्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे जिस्म में बाकी जगहों पर जो सेल्स, जिसमें मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, बाकी सेल्स मौजूद होते हैं, ये जाकर जब HIV वायरस को इनगल्फ करते हैं, तो मैंने आपको शुरू में थोड़ी देर पहले बताया कि 3 एंजाइम्स मौजूद होते हैं और न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो उसके साथ ही जो सेल था या जो हमारा डिफेंस सिस्टम का सेल था, CD4 सेल था, उसमें दाखिल हो जाते हैं। तो पहला एंजाइम काम करता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो जो वायरस का RNA साथ दाखिल हुआ है उसे, अगर मैं आम ज़बान में बात करूँ तो उसे रीट्रांसक्रिप्ट करता है और ट्रांसक्रिप्ट करके उसको RNA से DNA में कन्वर्ट कर देता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पहला काम करता है। जो दूसरा एंजाइम था उसका नाम है इंटीग्रेज। वो वायरस के DNA को, जो अभी ट्रांसक्रिप्टेज हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने जिस पे काम किया है, वो उसे CD4 सेल के DNA में इंटीग्रेट कर देता है। अब जैसे ही DNA या न्यूक्लियर मटेरियल का समझें कि वो आपके सेल का दिमाग है, यानी कि वो जो ऑर्डर करेगा सेल वही काम करेगा। जैसे ही वो उसमें इंटीग्रेट होता है तो अब वो सेल CD4 सेल नहीं रहा, अब वो हमारा डिफेंस सिस्टम का सेल नहीं रहा, बल्कि अब वो दुश्मन सेल बन गया और उसने अगले वायरसेस प्रोड्यूस कर देने शुरू कर देने हैं। तो जो तीसरा एंजाइम था प्रोटीएज, अब वो काम करना शुरू करता है और उसकी मदद से वही CD4 सेल और HIV के वायरसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये वायरस इस तरह हमारे जिस्म में दाखिल होता है और काम करना शुरू करता है। और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, सावजर है, जो CD4 सेल, ये सब कुछ ओवरनाइट या एकदम स्विच की तरह ऑफ या ऑन नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। तो 8 से 10 साल तक ये अमल इसी तरह चलता रहता है। मैं चाहूँगा कि आप ये जो तस्वीर अभी आपके सामने आ रही है इसको अपने जहन में रखना है, क्योंकि कल को जब हम मोड ऑफ एक्शन, दवाइयों के मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसे ही वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो अब हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इन्फेक्शन या एक्सपोजर होने के बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं जिन्हें एक्यूट सिम्टम कहा जाता है, और उसके बाद 8 से 10 साल का, 9 से 10 साल का एक लेटेंट फेज़ होता है, पीरियड होता है। उसके बाद इस अरसे में हमारा इम्यून सिस्टम इतना गिर चुका होता है, कम हो चुका होता है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, यानी हवा में, इन्वायरमेंट में मौजूद इन्फेक्शंस हमें इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं।
तो जो अक्यूट सिम्टम यानी कि एक्सपोजर के बाद 2 से 4 हफ्ते के बाद फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स मीन्स के बुखार होगा, लिम्फेडिनोपैथी यानी कि गिल्टियाँ थोड़ी सी बनना शुरू होंगी, कुछ लोगों का गला ख़राब होगा, जिस्म पे रैशेज आएंगे, को जॉइंट्स में पेन होना शुरू होगा, माइल्जिया होगा, और ये कुछ दिनों के लिए होता है और ठीक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली सेम यही सिम्टम्स बाकी वायरल इन्फेक्शंस के साथ भी हैं, उनके सिम्टम्स भी इसी तरह के होते हैं। तो लोग इतना ख्याल नहीं कर रहे होते। यही वजह है कि आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता वो 3 तरह के एक्सपोजर्स में से कोई एक एक्सपोजर आपके साथ हुआ है, तो उस एक्सपोजर के 2 से 4 हफ्तों के बाद अगर आपको इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर HIV एड्स। खुदा ना खास्ता ये सिम्टम्स हुआ तो एड्स में क्या सिम्टम्स आते हैं? कॉमनली जब मरीज़ हमारे पास आ रहा होता है तो उसके पास जो पहला सिम्टम होता है वो होता है एब्रप्ट वेट लॉस का। सबसे पहले मरीज़ यही बता रहा होता है कि जी मैं अच्छा भला था और मेरा बड़ा अच्छा वज़न था और मैं एकदम से कमज़ोर हो गया हूँ। मैं मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गया, किसी ने मेरी शुगर चेक करवाई, किसी ने थायराइड चेक करवाया, किसी ने TB चेक करवाया, लेकिन मेरा वज़न गिरता जा रहा है। दूसरा वो परसिस्टेंट डायरिया, कफ और फीवर की बात करेगा कि जी मैंने मोशन भी लग गए तो मुझे डायरिया भी हो रहा है, मुझे खांसी भी आ रही है, मुझे बुखार भी ऑन एंड ऑफ चलता आ रहा है, 2-3 महीनों से ये सिलसिला चला आ रहा है। फिर ओरल थ्रश ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है कि ओरल थ्रश, लेकिन जो WHO या जो गिवन गाइडलाइंस हैं उनका कहना यह है कि इन 4 में से अगर कोई एक अलामत भी हो तो हम उसे एड्स समझते हैं। सबसे पहले एक रेयर किस्म का नमूनिया है, दैट इज़ कॉल्ड निमोसिटाइटिस निमोनी। दूसरा एकदम एब्रप्ट वेट लॉस। तीसरा एसोफिजियल कैंडिडियासिस, जो मैंने आपको कहा ओरल थ्रश या मुंह में फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, बार बार RTI का होना, या फिर TB, फंगल, वायरल या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में से कोई एक, और कुछ रेयर सार्कोमास हैं, कैंसर्स हैं, जिनमें से एक कपोसी सार्कोमा और एक सर्वाइकल कैंसर या लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा। इस तरह का अगर कोई सिनेरियो तो हम फ़ौरन उससे HIV एड्स की टेस्टिंग करवाएंगे ताकि पता लग सके कि खुदा न खास्ता ये एड्स की कम्प्लिकेशन के साथ तो नहीं है। अब इसे चेक कैसे किया जाता है, स्क्रीनिंग तरीकाकार क्या है? WHO रिकमेंडेशंस हैं कि हमने 3 तरह की किट्स पर कम से कम इसकी टेस्टिंग करनी है, तब जाकर हमें पता लगेगा कि ये वाकई HIV पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि वी आर गोइंग टू लेबल समबडी फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ कि यार आप HIV पॉजिटिव है। जो 3 किटें इस्तेमाल होनी चाहिए उनमें से एक किट वो हो जिसपे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों डिटेक्ट हो सकती हो, और बाकी 2 किटों में एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए, दोनों किटों पे चेक होने चाहिए। करंटली जो हम टेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं उनमें जो पहली किट है उसका नाम है लेयर कॉम्बो। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की टेस्टिंग हो रही होती है। जो प्रोटोकॉल है वो क्या है कि अगर खुदा न खास्ता हिस्ट्री है या वो खुद भी अपनी सेल्फ टेस्टिंग या अपने स्टेटस को जानने के लिए टेस्ट करवाना चाह रहे हैं, पहली टेस्ट किट पर अगर पॉजिटिव आता है एंटीजन, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी किट है और उसकी सेंसिटिविटी और उसकी स्पेसिफिसिटी दोनों 98% से ज़्यादा हैं, तो अगर वो पहली किट पर पॉजिटिव है तो फिर हम दूसरी और तीसरी किट पर उस पर टेस्टिंग करते हैं, और अगर वो तीनों किटों पर पॉजिटिव है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव है, और यही WHO गिवन मेथड है। दूसरी बात ये कि हाँ अगर ये डिपेंड, हमारे फिजिशियंस कॉमनली यही करते हैं कि वो पहले एनालाइज कर लेते हैं कि यार रिस्क फैक्टर्स हैं, साइन सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, तो बाज़ का तीनों किटों भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो आइडियल वे है वो यही है कि टेस्ट 1 पॉजिटिव तो टेस्ट 2 पे जाएँ, टेस्ट 2 के साथ साथ टेस्ट 3 पर भी जाएँ। अच्छा, इस सिनेरियो में जो इम्पोर्टेंट बात है बताने वाली वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ लोग एक किट पर पॉजिटिव होते हैं, दूसरी और तीसरी पे नहीं होते। इसमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बंदा विंडोज़ पीरियड में है, कॉमनली 15 दिन, मैंने जैसे शुरू में बताया कि इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनी और इट टेक्स 15 दिन, 10 से 15 दिन। बाज़ औक़ात बंदा विंडो पीरियड में होता है तो कोई एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है, एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं आ रही है, और ये 15 दिन तक का विंडो पीरियड होता है, लेकिन हम इसे मैक्सिमाइज़ करके 3 महीने तक, कुछ केसेस, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिसमें 3 महीने तक ये पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं और विंडो पीरियड बढ़ा हुआ होता है। विंडो पीरियड की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि इन्फेक्शन से या इन्वेजन या एक्सपोजर के बाद से लेकर टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने तक का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड विंडो पीरियड, या साइन सिम्टम्स का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड विंडो पीरियड। तो अगर एक बंदे का टेस्ट 1 पॉजिटिव है और हिस्ट्री हम लेते हैं और हिस्ट्री में हमें पता लगता है कि कोई एक्सपोजर है,
या नहीं है, अगर कोई एक्सपोजर नहीं है तो फिर हम, अगर वो 72 घंटे के बाद की का बात है, 72 घंटे का जिक्र हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में जहां हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर वो 72 घंटे से ज़्यादा का ड्यूरेशन हो चुका है और एक्सपोजर भी हो चुका है तो फिर हम उसे रिकॉल करते हैं कि आफ्टर 15 डेज बाद दोबारा आएँ। और अगर उस वक्त भी ये सिचुएशन हो कि किसी एक किट पर पॉजिटिव है और दूसरी बाकी किटों पे नेगेटिव आ रहा है तो फिर डेफिनेट टेस्ट जो होता है वो PCR कहते हैं, जिसे हम आजकल जो अपनी मेडिकल लैंग्वेज में वायरल लोड भी कहा जाता है, PCR और वायरल लोड कहते हैं। और अगर उस पर कन्फर्म है तो फिर हम उसे कन्फर्म HIV पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा स्ट्रेट अवे तीनों किटों पर पॉजिटिव हो तो हम उसे HIV पॉजिटिव कह रहे होते हैं। दिस इज़ WHO रिकमेंडेशंस एंड गाइडलाइंस। अब चूँकि टेस्टों की बात हुई है तो यहाँ पर कुछ और बातें बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसके अलावा 2 तरह के इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। पहला PCR वायरल लोड कहलाता है, दूसरा CD4 काउंट कहलाता है। PCR इंडिकेट करता है कि हमारे जिस्म में इस वक्त कितनी कॉपीज़ पर ml मौजूद हैं वायरस की, कितनी कॉपीज़ मौजूद हैं। और CD4 काउंट इंडिकेट कर रहा होता है कि हमारे जिस्म का इम्यूनिटी लेवल कैसा है। तो जो फिजिशियंस या जो ART फिजिशियंस जो ट्रीट कर रहे हैं उन्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि जी हाँ इस वक्त डिज़ीज़ का लेवल कहाँ पर मौजूद है और हमारे इम्यूनिटी का लेवल कहाँ है, ताकि ART किस तरह से उस पर काम करेगी। ये भी हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ART कैसे काम करती है और क्यों ज़रूरी है। पर जो टेस्टों की बात की जाए तो कुछ टेस्ट होते हैं। इसके अलावा साफ ज़ाहिर है जब आप किसी भी इलनेस को ट्रीट कर रहे हैं तो कुछ और बेसिक टेस्ट आपके बॉडी फंक्शंस को असेस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे CBC है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट हैं, या फिर ट्यूबरक्लोसिस की को डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो भी HIV एड्स के मरीज़ों के लिए स्पेशली यूज़ होते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मैं फिर कहूँगा कि मर्ज़ से नफ़रत करनी है, मरीज़ से नहीं। बहुत शुक्रिया।